Good morning, class 8, chapter 3rd, history, ruling the countryside. बेसिकली ये चैप्टर जो है वो ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे और उन्होंने कैसे कंट्री साइड का जो पोर्शन है, मतलब कि इंडिया के अंदर जो बेसिकली रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे टैक्सेशन कैसे किया उन्होंने, और क्या जो है इंडियन तब वहाँ के फार्मर्स, काश्तकार, पीसेंट्स, इनको कितनी डिफ़िकल्टीज आई और उन्होंने क्या लूज़ किया और कितना प्रॉफिट मेक और प्रॉफिट अर्न किया। एक्चुअली प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में उन्होंने हमारी कंट्री में कितना नुकसान किया, इस बारे में ये पूरा डिटेल के अंदर इस चैप्टर में कवर किया है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा पहले स्ट्रक्ट एंड स्टडी करते हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर। जैसे आपको बता दिया था, प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कशन हो गया था कि ट्रेडर की तरह आए थे वो इनिशियली, और दे टर्न एज ए कॉन्कर एंड ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। फिर वो उन्होंने क्या ऑक्यूपाई कर लिया? लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इट्स फर्म कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो वहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, एक बेसिकली व्यापार करने के लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए आई थी, और उन्होंने क्या है हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने लग गए किया। दे फॉर्मुलेटेड पॉलिसी टू लुक आफ्टर द टेरिटरीज। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई, नीतियाँ बनाई जो टेरिटरीज जो होती है, एरिया, जो बाउंड्रीज होती है किसी कंट्री की, टेरिटरी बोल लीजिए, स्टेट की बोल लीजिए, तो वहाँ के जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो उनकी टेरिटरीज थी, उनके उनसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे कैन अर्न, ऑन दैट बेसिस दे हैव मेड सर्टन policies by that period. The policies were made in the interests of Britishers, of course. The welfare of common people was never given any importance. और वेलफेयर जो था वहाँ के लोगों का, वो कभी भी इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया। क्यों देंगे भैया, वो तो विदेशी थे और वो केवल यहाँ से पैसा कमा के ले जाना चाहते थे। यहाँ के देश के लोगों से, हमारी कंट्री के लोगों से उनको किसी तरह का कोई भी इमोशनली जो है, सोशली और इमोशनली, कल्चरली कोई भी सिमिलरिटी नहीं होने की वजह से उन्होंने कभी भी हमारे साथ में अटैचमेंट वो हो ही नहीं पाए। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें, अगर हम बात करें, एनी पेशेंट है इस तरह, वो एग्जाम्पल है। उसके अलावा Indian villages were self-sufficient when the British rule was established in India, and the villagers are mainly produce things for। देखिए बेसिकली लबुलबाब इसका पूरे जो है इसका ये है कि भैया यहाँ तब जब ब्रिटिशर्स आए थे, उससे पहले जो इंडियन विलेजेस थे वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट थे। वो अपने लिए चीज़ें बनाते थे और उनकी न केवल वो अपने ज़रूरत का सामान बनाते थे, बल्कि वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे जो कि बहुत हाईली प्रॉफिटेबल हुआ करता था। और तब उस पीरियड में किंग जो है रूल करते थे, और किंग जो रूल करते थे वो उनको न केवल प्रोटेक्ट करते थे, हेल्प करते थे, बल्कि अगर कोई एडवर्स कंडीशन जैसे फेमिन आ जाता था तब रिलैक्सेशन भी देते थे किंग, और बदले में किंग को वो टैक्स देते थे। और ये किंग इसलिए कर पाते थे क्योंकि किंग जो है कल्चरली, सोशली, इमोशनली वहाँ के लोगों के साथ, मतलब कि उस पीरियड के लोगों के साथ वहाँ के किंग उस जो टेरिटरी के
लोगों के किंग जो है वो अटैच थे, वो उनके जो है वो अपना एक फैमिली की तरह कंसिडर करते थे। और ये डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो गया जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किंग्स से ले लिया। द कंपनी बिकम द दीवान। द कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द दीवान। कंपनी ने क्या अपॉइंट किया? दीवान अपॉइंट किया। बट इट वॉज इग्नोरेंट ऑफ इंडियन कस्टम एंड ट्रेडिशन। कंपनी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने दीवान अपॉइंट किया था टैक्स कलेक्शन के लिए, बट वो यहाँ की कस्टम से और यहाँ के ट्रेडिशंस थे उनसे वो नाता नहीं था उनका। कब? 1765 से लेके 1793 की बात है। द कंपनी एक्सपेरिमेंटेड विद द न्यू मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का मतलब यह है कि जो ज़मीन से टैक्स जो है उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू वो जनरेट कर सके अपने फ़ायदे के लिए। द एम वाज टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। कंपनी डिड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिड नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो साहब, ऐसा है कि कंपनी क्या टैक्स तो कलेक्ट करना चाहती थी, पैसे तो कमाना चाहती थी, लेकिन बदले में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो यहाँ की जनता जो उस वक्त की जो कॉमन पुअर पीपल थे वहाँ के लोगों के दुख दर्द की हो, जो किस तरह की प्रॉब्लम से गुजरते हैं। मतलब जैसे कि सपोज अगर फेमीन आता है, फेमीन का मतलब अकाल पड़ता है, बारिश हुई नहीं जिस पीरियड में और क्रॉप्स हुई नहीं, तो अब वहाँ पे जो फार्मर्स थे उस पीरियड में जो वो कैसे क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे, और जब क्रॉप्स प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो वो टैक्स कैसे देंगे? जाहिर सी बात है जब टैक्स, और ये चीज़ जो है वो समझते नहीं थे, क्योंकि उनको वहाँ ना यहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशन ज़्यादा पता थी, ना वो उनको फ़र्क पड़ता था, उनको सिर्फ अपने टैक्स से फ़र्क पड़ रहा था। और उन्होंने अपने दीवान को बोल रखा था, और दीवान भी इस चीज़ से कंसर्न थे कि उनको उतना टैक्स मिलना चाहिए, और उसको वो कैसा न कैसे जो है वो चार्ज करते थे। और जिसकी वजह से क्या दिक्कत हुई, अंडर जो आर्टिशियन हैं, पीसेंट्स हैं, जो गुड्स को बहुत लो रेट पे उनको बेचना पड़ा, और जिसकी वजह से दे आर अनेबल टू रेवेन्यू एट द डिमांड और प्रोडक्शन ऑन बोथ द एरिया शोड इन डाउन ट्रेंड। समझे ना? तो जो पहले जो प्रॉफिट हुआ करता था वो धीरे 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 डिक्लाइन करने लग गया। इन 1770 द वर्स्ट फेमीन अकर्ड इन बंगाल। कब? 1770 में वर्स्ट अकाल हुआ पड़ा, और 1/3 जो है वो पॉपुलेशन खत्म हो गई। कितनी? 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की खत्म हो गई उस फेमीन के अंदर। खत्म कैसे हो गई? मतलब लोग बाग भूख से तड़प तड़प के मर गए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब वो कंट्रोल में थे उस वक्त उन्होंने कोई परवाह की नहीं। अब देख लीजिए कितनी दयनीय स्थिति थी। और आज भले ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं ये डेवलप्ड कंट्री, लेकिन एक टाइम इनके फोर फादर्स ही थे जो हमारी कंट्री पे उन्होंने भूखे मरने के लिए छोड़ दिया था, और मरे थे लोग। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, बट इट इज सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर। अब देखिए, कंपनी तो दीवान तो बना दिया, लेकिन वो अपने आप को कैसे पोर्ट्रेट करती थी और क्या समझती थी? ट्रेडर की तरह, व्यापारी की तरह। इट वांटेड रेवेन्यू इनकम बट अनविलिंग टू सेट अप रेगुलर सिस्टम असेसमेंट एंड कलेक्शन। मतलब ना कैसे कलेक्ट करें या कैसे असेस करें कि कितना टैक्सेशन होना चाहिए, कितना टैक्स लगना चाहिए, उसको लेकर वो कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं ना वो करने की इच्छुक थी, ना वो करना चाहती थी। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज रेवेन्यू एज मच एज दे कुड and buy fine cotton and silk clothes as cheap as possible। भैया बस एक ही चीज़ थी
कि वो जितना टैक्स प्रोड्यूस ले सकें, साथ ही साथ जितने लो रेट पे कॉटन और सिल्क जो है वो ले सके। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल इज डबल। ठीक है ना, कितनी होगी वहाँ से वैल्यू गुड्स की, खरीदा गया गुड्स की डबल होगी 5 साल के अंदर अंदर। और बिफोर 1865 द कंपनी परचेज गुड इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन। इससे पहले जो इंडिया में जब भी वो 1865 से पहले अगर इंडिया के अंदर कोई भी सामान खरीदती थी तो उसके लिए वहाँ उस खरीदने के लिए वो क्या करती थी, सामान यूँ तो मिलता नहीं था, तो वो ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स वो गोल्ड और सिल्वर जो है वो अपनी कंट्री से मंगाती थी, इंपोर्ट करती थी और उसके बदले में वो सामान खरीदती थी। अब नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस परचेज गुड इन एक्सपोर्ट। अब देखो रिवर्स हो गया, नाउ रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब जो गुड्स के क्या हुआ कि जो भी रेवेन्यू था अब वो गोल्ड और सिल्वर मंगाना बंद कर दिया उन्होंने, और क्या किया कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होती थी बंगाल से वही उसी से वो एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स थे वो परचेज कर लेते थे। सून इट इज़ क्लियर दैट बंगाल इकोनॉमिक वाज फेसिंग डीप क्राइसिस। अब देखिए आपने तो देख ही लिया ये कंडीशन, यहाँ पे हमने पढ़ी है कि इकोनॉमिक धीरे धीरे फेमिन भी आ गया और जिससे क्या हुआ लास्ट में उनको पता पड़ गया कि अब जो है बंगाल के अंदर तो कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से वो sorry I have to turn it around a little bit so that you can see it properly. Yeah, now I can see it, you can see this page, whole page. So अब उनको पता पड़ गया कि ये कंडीशन ऐसी आ गई है जहाँ पे बंगाल के अंदर से तो उनको इतना पैसा टैक्स मिलेगा नहीं, फेमिन के अंदर भी लोग जो है वो वाइप आउट हो गए और ना यहाँ पे इतना क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस हो गया, तो अब उनको अलग अब सोर्स की ज़रूरत पड़ी जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर सकें और पैसा यहाँ से ले जा सके अपनी कंट्री में। द नीड फॉर इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। द इकोनॉमी ऑफ बंगाल वाज इन शेमेबल, अब ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया कैसे शेमेबल कंडीशन में थी। हाउ वुड इट गेट रेवेन्यू ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793। अब देखिए परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये क्या किया उन्होंने एक 1793 में एक जो है उन्होंने एक तरह का एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी कंपनी ने, परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी करके। इसके हिसाब से क्या था कि जो राजास थे और तालुकदार क्या होते हैं कि जो बहुत बड़े लैंड के ओनर हुआ करते हैं उनको उस टाइम में उनको तालुकदार बोलते थे, वर मेड द जमींदार्स, और उनको जमींदार बनाया गया। अब क्या किया जो ये दे बिकेम हेरिडिटरी ओनर ऑफ लैंड। अब उनको ये हेरिडिटरी ओनर का मतलब ये कि वो जब वो मरेंगे तो उनके बच्चों के पास ज़मीन जाएगी, ज़मीन और वो बच्चे मरेंगे तो उनके बच्चों के पास ज़मीन जाएगी, तो हेरिडिटरी ओनर हो गए। और उसके बाद में उनको ये दे दिया कि भैया उनको कंपनी को फिक्स्ड जो है वो जो लगान बोलते हैं या रेवेन्यू बोलते हैं वो डिपॉजिट करना है परमानेंटली। अब ये इन्होंने कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इट कुड नॉट बी इंक्रीज इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हो सकता। अब कंपनी बिलीव दैट द रेवेन्यू अमाउंट वाज फिक्स्ड एंड द जमींदार वुड बेनिफिट बाय इन्वेस्टिंग इन लैंड इम्प्रूवमेंट। अब इसका उन्होंने क्या सोचा कि भैया फिक्स तो कर दिया, इसका मतलब ये है कि इससे फिक्स करेंगे तो जमींदार जो है वो टैक्स देने के बाद में अपना प्रॉफिट भी देख लेंगे और साथ में बचा हुआ पैसे से वो जो है वो लैंड पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, विच वुड बी टर्न इन इंक्रीज प्रोडक्शन, और जिससे क्या होगा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इफ जमींदार फेल टू पे द टैक्स तो जिस जमींदार को हटा देंगे।
समझे ना। तो इसके उन्होंने वो जमींदारी लॉस करेंगे और उन्होंने जो टैक्स की जो है वो भी हाई रखी। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है इसमें, सिंस पॉलिसी अगर बनती है खुद को ध्यान में रखने के लिए तो इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम तो आनी है। तो इसमें ही प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार बिकम द हेरिडिटरी ओनर। एक तो हेरिडिटरी ओनर हो गए, दूसरा उन्होंने क्या इतना हाई था तो वो अपने या तो पैसा बोरो कर लेते थे मनी लेंडर के साथ में हाई इंटरेस्ट रेट पे, मतलब कि साहूकार से पैसा हाई इंटरेस्ट रेट में टैक्स देते थे और बदले में क्या होता था, धीरे से वो लैंड चली जाती थी उनके पास में। तो लैंड जो एक्चुअल में पॉलिसी बनी थी लैंड का भला होने के लिए वो तो हुआ नहीं। साथ में क्या हुआ, इन 19th सेंचुरी द प्राइस ऑफ द मार्केट रोज। 19th सेंचुरी में मार्केट की प्राइस बढ़ी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन चूंकि टैक्स जो था वो फिक्स था इसलिए वो टैक्स उतना ही दिया गया। तो ये नुकसान हुआ कंपनी को, और कंपनी के साथ में वो मजदूरों को तो फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो चूंकि ऊपर नीचे वेरी नहीं कर रहा था तो हमेशा से उनको हाई टैक्स पे कर रहे थे, तो उन्होंने सब अपनी पॉकेट में डाला। किन्होंने, जमींदार ने, आप तालुकदार और आजाज ने बोल दीजिए आप। इन मैनी केसेस मनी लेंडर हैड रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल जमींदार। और जब पैसा ज़्यादा चढ़ गया, पैसा लौटा नहीं सके, तो मनी लेंडर जो साहूकार थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमींदार को ही रिप्लेस कर दिया। अब जो नए आए हैं या जिनको रिप्लेस किया उनको लैंड में तो वैसे भी कोई लैंड में इंटरेस्ट नहीं था। उनका पर्पस क्या था, केवल और केवल रेवेन्यू देना और प्रॉफिट अर्न करना। जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने, लैंड को छोटे छोटे टेनेट्स मतलब जो भूमियर होते हैं ना, छोटे छोटे मजदूरों के अंदर बांट दिया। उनको बोला कि भैया ये ज़मीन लो और इस पर खेती करो और हमको इतना पैसा अर्न करके देना। इससे क्या है, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो छोटे छोटे टुकड़े होने की वजह से क्या हुआ, एक तो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन यील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो होना बंद हो गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे 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 लैंड के इतने टुकड़े हो गए कि जो रेवेन्यू जो होता था जनरेट होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। तो दोनों पर्पस खत्म हो गए। दाम बात करें नया, ए न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। अब इसके बाद जब रियलाइज हुआ कि ये तो सिस्टम जो गड़बड़ सिस्टम है, तो उन्होंने विलेजेस द सीन इज इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। तो नया सिस्टम जो है जो इंट्रोड्यूस किया वो किसने किया, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। डिवाइस द न्यू सिस्टम इन 1822 एरियाज ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दोज डेज। ठीक है ना। तो उस टाइम में ये बोला करते थे अपने यूपी उत्तर प्रदेश के एक पोर्शन को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल। अंडर द डायरेक्शन ऑफ मैकेंजी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडरटुक अ सर्वे। अब इसके अंदर क्या था, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। इसके अंदर ये था कि उन्होंने क्या किया कि विलेज के जो हेड है उसको विलेज को बोलते थे महल, और इस सिस्टम को बोला महलवारी। महलवारी सिस्टम के अंदर क्या किया उन्होंने, विलेज के जो हेडमैन था, जैसे अभी सरपंच बोलते हैं ना हम, जैसे तो विलेज के हेडमैन को ये चार्ज दिया कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। और रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो फिक्स नहीं रखा उन्होंने रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो पीरियडिकली, मतलब हर कुछ पीरियड के बाद में उसको रिवाइज किया जाएगा। और डिफरेंसेस बिटवीन महारी सिस्टम और परमानेंट सिस्टम में क्या हो गया, एक तो उसमें पहले वाले सिस्टम में राजाज थे, जमींदार थे, और इसके अंदर सरपंच हेडमैन था। दूसरा क्या है कि उसमें टैक्स जो था वो परमानेंट फिक्स का था, इसमें टैक्स फिक्स नहीं था। दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस जो इट इज़ मेंशन्ड हियर। इसके बाद है मुंडलो सिस्टम। मुंडलो सिस्टम क्या है, विलेजेस इन साउथ डिड नॉट हैव द ट्रेडिशनल जमींदार्स, हेंस। अब यहाँ पे जो साउथ के अंदर ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो कल्टीवर्स थे जो खेती करते थे उनको राउट्स बोलते थे। तो वो राउटर सिस्टम उन्होंने किया। उसमें क्या कैसे इम्प्लीमेंट किया उन्होंने, हर एक को अपॉइंट कर दिया, एक को जो रेवेन्यू फिक्स कर दी वहाँ पे। इस सिस्टम जो अर्लियर जो जिसने लागू किया था वो किसने लागू किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। द एरिया कम अंडर ट्यून। फिर उसके बाद में कब हुआ था ये, जब उन्होंने विक्ट्री हुई थी किसके ऊपर, टीपू सुल्तान पे। क्यों, क्योंकि टीपू सुल्तान साउथ के जो थे वो राजा थे।
दिस सिस्टम इज लेटर डेवलप्ड, अब इसके बाद में लेटर कैसे डेवलप की, थॉमस मोनरो ने, ठीक है ना। विलेज ऑफ साउथ इंडिया, मुनरो वाज बिलीव दैट ब्रिटिश शुड बी एक्ट एज ए पेरेंटल फिगर, समझा ना, एंड शुड बी सीन एंड टेकन केयर ऑफ कल्टिवेटर्स। तो ये उनके हिसाब से ये था, ये थॉमस मुनरो की उनको ध्यान रखना चाहिए फार्मर्स का पेरेंटल फिगर की तरह। लेकिन ऑल वाज नॉट वेल, ऑफ कोर्स ऑल वाज नॉट वेल, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू कनेक्ट, क्योंकि उनका बेसिक पर्पस क्या था, टैक्स कलेक्शन ऑन इट। विद इन फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम आर इम्पोज किया गया था और ड्रिवन बाय क्लियरली इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि टैक्स इतना हाई रखा था कि भैया ये बड़ी पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से रोइट फ्लीड द कंट्री साइड, वो वहाँ से चले गए उस एरिया से। ऑप्टिमिस्ट हैड इमेजिन दैट न्यू सिस्टम वुड ट्रांसपोर्ट द पीसेंट एंड रिच एंड एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, बट इट डिड नॉट हैपन। पर ये हुआ नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा है, लेकिन ये हुआ नहीं। अब है क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब यूरोप के अंदर भैया जो क्रॉप्स थे वो सून द ब्रिटिश soon thought that countryside should even grow desired crops besides yielding revenue. रेवेन्यू के अलावा उनको जो उनकी क्रॉप्स चाहिए उनको डेवलप करनी चाहिए। द कंपनी ट्राइड बेस्ट टू एक्सपांड कल्टिवेशन डिजायर्ड क्रॉप्स ओपियम एंड इंडिको। अब देखो ओपियम क्या होता है, ओपियम को हिंदी में बोलते हैं अफीम, और इंडिको एक तरह का फ्लावर है। इंडिको जो है वो कलर भी है, तो वो एक्चुअली यूज़ आता है डाई बनाने में। डाइज जो होती है वो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तब काम आती थी। और आपको यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल दे रखा है। ये अंग्रेज़ों ने के बनाए गए कारखाने का है और ये इंडियन काश्तकार ने बनाए हैं। अब दोनों में आप फ़र्क देख लीजिए, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। बिल्कुल पर्पल कलर आ रहा है खुल के और वहाँ पे डल कलर आ रहा है, और ये डिफरेंस था। और यहाँ पे ब्रिटेन में या यूरोप में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने फोर्स किया इसके लिए, इन दोनों चीज़ के लिए। जबकि हमारे जो किसान थे वो क्या चाहते थे, वो प्रोड्यूस करते थे जूट इन बंगाल, असम, शुगर केन इन यूनाइटेड मतलब यूपी के अंदर मान लीजिए आप, वीट इन पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में और पंजाब में, राइस महाराष्ट्र मद्रास के अंदर। खैर ये तो बेसिकली क्रॉप्स और यूरोप था, उनको कंसर्न नहीं था बाकी चीज़ों से। डज कलर हैव अ हिस्ट्री। अब कलर की बात कर लें तो कलर को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो कलर है कॉमनली इंडिको, और इंडिको की क्या हिस्ट्री है, क्योंकि प्रिंट में था, ये दोनों सेंचुरीज का प्रिंट है। ये आपका बुक में आप पढ़ोगे और आप ये देखोगे तो आपको पता पड़ ही जाएगा कि भैया ये जो है कितना डिमांड में था उस वक्त। अब वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिको, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भैया जो वहाँ पे जो डाई बनती थी वो ये इसके थ्रू, इंडिको कलर के थ्रू बनती थी। इंडिको वाज द डिमांड इन द क्लोथ, क्योंकि यहाँ से बनी हुई डाई से जो ब्लू कलर आता था वो इतना रिच होता था, जो आई कैचिंग हुआ करता था। और ऑन द कॉन्ट्री जो वहाँ के जो थे, जो डाई बनते थे, द मैन्युफैक्चर डिपेंड्स ऑन द अदर डाई कॉल्ड वुड दैट इज गिवन डल एंड पेल कलर। इट वुड ग्रोन एज ए टेम्परेट रीजन एंड वाज इजीली अवेलेबल थे, लेकिन वो बहुत डल और पेल कलर के थे। व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड 18th सेंचुरी टेक्सटाइल, तो सबसे पहले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई थी 18th सेंचुरी में और एक्सपांडेड मैनीफोल्ड डिमांड ऑफ इंडिको इज आल्सो एक्सपेंडेड। तो एज द डिमांड ऑफ इंडिको इज एक्सपेंडेड द कंपनी लुक्ड टूवर्ड इंडिया। काय के लिए? बस इंडिको के लिए, ताकि इंडिको ज़्यादा से ज़्यादा उगाए, उसको बनाए, उससे डाई बने, और फिर क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम हो और मैक्सिमम जो है प्रॉफिट अर्न कर सके इंडस्ट्रियलिस्ट। और ये सारा खेल तो इसी चीज़ का तो था और हमेशा से इसी चीज़ का होता है। फार्मर्स जो हैं वो पीसेंट जो हैं वो उनको बड़ी दिक्कत होने लगी थी। द रिवोल्ट
और इसकी वजह से रिवॉल्ट भी हुआ, एक्सप्लोडेड इन बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ विष्णु चरत बिस्वास एंड दिगंबर बिस्वास. The area's cultivation increased rapidly in the Bengal between 1788 or 1810. The demand of the indigo from Bengal increased to 30% to 95% and it dominated the world. समझ में है ना, इतना ज़्यादा जो है वो डिमांड होने लगी कि 30% से हो गया 90%. और दो मेथड जो थे उसको इंडिगो को ग्रो करने के, एक तो निज, एक रौती. अंडर निज जो था वो मेथड, प्लांटर्स कंट्रोल द लैंड ऑफ कल्टीवेशन. ही आइदर बॉट द लैंड फ्रॉम जमींदार एंड रेंटेड इट और प्रोड्यूस इंडिको. ठीक है. तो और दूसरा क्या है, राउती. राउती के अंदर क्या था, राउती साइंड एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के हिसाब से ऑन द बिहाफ ऑफ राउती दोज हु साइंड एग्रीमेंट गेट अ लोन एट ए लो रेट, और वो फिर आगे दे देते हैं कि भैया लो इसको और इसमें इंडिगो उगाओ. तो ये दो तरीके थे, बस सीधी सीधी बात है. लेकिन उसका क्या नुकसान होता था, उसका नुकसान ये होता था कि भैया वो जहाँ पे उगाते थे, ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, नहीं किया हुआ है मैं, हाँ मेंशन कर रखा है कि जहाँ पे ये उगाते थे इंडिगो, वो 5 साल के बाद में तो वो ज़मीन बंजर जैसी हो जाती थी, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को रैपिडली ख़त्म कर देते, एग्जॉस्ट कर देती थी. तो एक जो किसान जो अपने खेत से बहुत प्यार करता था करने वाला, वो कभी भी ये काम नहीं करने वाला. और इसके लिए जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो भी कूद पड़े उन्होंने तो नील दर्शन करके फेमस मैगजीन वहाँ पे थी, वो उसमें दीन बंधु मित्रा ने लिखा भी था कि अबाउट द plight ऑफ द इंडिगो राउट्स. इन 1860 गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिगो कमीशन. और फाइनली जब इतना सारा हो हल्ला हुआ तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनको भी एक कमीशन जो है अपॉइंट करना पड़ा एंड रिमूव सम ऑफ द अब्यूसेस ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. और जो ये प्रताड़ना हो रही थी ये इंडिगो के नाम पे, जो इतना सारा टैक्स कलेक्शन और प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो ज़मीन की हालत ख़राब हो रही थी, और किसानों की जो मालिक थे किसान एक्चुअल में छोटे मोटे, उनकी हालत ख़राब हो रही थी, उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा था. तो उनके लिए इसको रोकने के लिए कमीशन बनाया और उन्होंने सर्व किया. It is significant note that indigo production collapsed in Bengal. The planter shifted to Bihar. यहाँ से बिहार चले गए planter. When the Mahatma Gandhi turned South Africa, the peasant requested गांधी जी. हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब महात्मा गांधी आए थे तो यहाँ के जो खेतिहर थे, भूमिहार मजदूर थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी से रिप्रेजेंट किया. और चंपारण में 1967 में तो डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई वाज लेट इन 90 वाज सीवियरली अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ प्लांटर. अब देखिए ये तो बात की बात है कि डिस्कवरी हो गई सिंथेटिक डाई की, और जिस 19th सेंचुरी में, और उसकी वजह से तो वो जो खेती करते थे उनका बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि उसके बाद में वो उनकी डिमांड बंद हो गई थी. खैर, लेकिन जब ये 1917 की बात है तो चंपारण में उन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया, और पहला सत्याग्रह जो है चंपारण मूवमेंट के नाम से, यहाँ जब पहला सत्याग्रह गांधी जी ने यही किया था. हालांकि बुक में मेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने जो था वो यहीं से प्रारंभ किया था हिंदुस्तान के अंदर. इसके बाद में कैसे बनता है अपने इंडिगो से इंडिगो डाई क्रॉप से, वो सारा मेंशन कर रखा है. ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हम, और ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर बचा हुआ पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.